नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको दिल से स्वागत करता हूँ। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट कंपनी के बारे में चर्चा करूंगा, जो बहुत हेल्प करेगा आपको अपकमिंग टाइम्स में जानिए होने के लिए। तो चलो एक-एक करके सारे डिटेल्स देख लेते हैं। सबसे पहले जो कंपनी है जिसका नाम है बीएससी। तो बेसिकली बीएससी लिमिटेड आप सभी जानते हैं इंडिया के सबसे पुराना एक एक्सचेंज है। 18 सेंचुरीज में कंपनी स्टार्ट हुआ था, तब से लेकर कंपनी आज तक एक इंडिविजुअल देखा जाए तो एक स्टॉक एक्सचेंज है और एशिया के सबसे पुराना एक्सचेंज भी है। तो इतने सारे पॉइंट्स बताने का मेन मकसद यही है कि किसी भी कंपनी के ऊपर काम करने से पहले उसका बैकग्राउंड चेक करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कोई भी कंपनी के ऊपर अगर ट्रेड बन रहा है तो आप ट्रेड ले लेंगे, तो आपको बुरी तरीके से फँसा सकते हैं। जैसे आपने कोई ऐसे कंपनी के ऊपर ट्रेड ले लिया, जो लगातार ऑपरेट उसको गेम पूरा का पूरा गेम के हिसाब से देखते हैं। मतलब ऑपरेटर पूरा उसको ऑपरेट करते हैं। तो उस तरीके से कंपनी के ऊपर काम करने का मतलब है बहुत बड़ा जोखिम लेना है। तो मेरे कहने का मतलब है, अगर आप इस किसी भी कंपनी के ऊपर काम करना चाहते हैं, तो आपको कुछ पॉइंट्स को ध्यान रखना होगा। तो जैसे मैं बीएससी के ऊपर जब मैंने करना शुरू किया, तब मुझे एक पैटर्न्स के बेसिस में काम करने का मौका मिला। जैसे देखिए यहाँ पे एक रेंज क्रिएट हुआ। रेंज का मतलब है यहाँ पे कुछ टाइम और पीरियड में कंपनी वोलेटिलिटी के हिसाब से एक ही रेंज को फिल अप किया। जैसे यहाँ पे स्ट्रांगली ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बने, यहाँ पे एक सपोर्ट बने। मतलब रेजिस्टेंस 1 एंड सपोर्ट 1 और उसके बाद देखिए सेकंड रेजिस्टेंस 2 एंड सपोर्ट 2 बने। तो मुझे यही 2 डेटा चाहिए था कि 2 बार यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस बने, उसके बाद अगर फाइनली ब्रेकआउट हुए, तो उस ब्रेकआउट को मैं कंटिन्यू करता हूँ। जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट होने के बाद कंपनी एक बार रिटेस्ट किए, तो जब रिटेस्ट किया इस जगह पे एंटी बन गया। एंटी बनने के बाद देखिए कंपनी ने क्या किया, ऊपर जाने मतलब ऊपर थोड़ा सा ऊपर गया, उसके बाद देखिए वीक फॉल हो गया। और वीक फॉल होने के बाद मुझे लग रहा था कि कंपनी एक स्टॉप लॉस हिट कर देंगे, मगर उससे पहले कंपनी रिकवरी किया और इसी के बीच में और एक ट्रेड मुझे मिल गया। वो ट्रेड किस तरीके से मिले, अगर ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से एक रेंज बने। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 के साथ यहाँ पे बाइंग कैंडल बने, जो टोटल रेंज निकल के आया 32% के आसपास। तो जब भी इस नीचे लेवल को टच किया तब मैंने एंटी लिया, मतलब इस बाइंग रेंज जहाँ से स्टार्ट हुआ उस जगह पे एंटी बना और इस टॉप में मेरा टारगेट था और फाइनली पिछले दिनों में वो टारगेट को अचीव भी कर चुके हैं। अब इस चीज़ों को देखना, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट टारगेट को यहाँ पे कंपनी अचीव भी कर चुके हैं। तो कितने दिनों में टारगेट मिला, अगर मैं एंटी लेवल से मैं टारगेट तक देखूँ तो ऑलमोस्ट यहाँ पे कंपनी 33% का रिटर्न दिया और वो भी सिर्फ 46 डेज में। यही होते हैं पावर। आपको इसी चीज़ को ढूंढना है, इसी चीज़ को आपको काम पे लगाना है। तो आप कहेंगे सर आज टारगेट हो रहा है तब आप बता रहा है, तो जब एंटी हुआ था तब तब तो आपने वीडियो नहीं शेयर किया। बिल्कुल मैंने शेयर किया। अगर आप मेरा पुराना सब्सक्राइबर है तो आपको पता है, मैं सिर्फ इसी जगह पे नहीं, इसके बीच में भी 2-3 वीडियो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। क्योंकि मैं कोई भी कंपनी के ऊपर काम करता हूँ तो उसके ऊपर हमेशा अपडेट मैं इसीलिए शेयर करता हूँ, क्योंकि आपको एक कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड कर पाऊँ। क्योंकि कोई भी कंपनी के ऊपर काम करने से पहले जो चीज़ों को आपको देखना है, जिस तरीके से उस कंपनी के ऊपर वॉच करना है। देखिए, आप कहेंगे सर मेरे पास तो इतना टाइम नहीं है कि मैं काम करूँ। अगर आपको ज़्यादा रिटर्न कमाना है तो थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा। नहीं तो आप म्यूचुअल फंड कर लीजिए, नहीं तो आप इंडेक्स फंड के ऊपर इन्वेस्ट कर दीजिए। आप चुपचाप बैठे रहिए, उसमें कोई चिंता करने का ज़रूरत नहीं है। अगर आप ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, ज़्यादा मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि एक दिन में पैसा डबल हो जाएगा, ऐसे बात नहीं है। स्विंग ट्रेडिंग में कभी 2 मंथ भी लग सकते हैं, कभी 6 मंथ भी लग सकते हैं, कभी 1 साल भी लग सकते हैं, कभी 1.5 साल भी लग सकते हैं। डिपेंड करेंगे उस सेक्टर में ग्रोथ कितना है, उस कंपनी में ग्रोथ कितना है। जैसे ये देखिए बीएससी के ऊपर से 33% का रिटर्न मिला 46 डेज में। एटलीस्ट आप बोल सकते हैं 1.5 मंथ के अंदर-अंदर। तो 1.5 मंथ के अंदर-अंदर 33% का रिटर्न और वो भी स्विंग ट्रेडिंग करके, मेरे हिसाब से तो बेस्ट है। आपके हिसाब से बेस्ट है कि नहीं, ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना। और आप मेरा पुराना सब्सक्राइबर है तो आपको पता है कि जब जब भी कोई एंट्री लेवल्स बनता है, मैं आपके साथ एज़ ए एजुकेशन पर्पस में इसीलिए शेयर करता हूँ, क्योंकि आपको सीखने का मौका मिले। क्योंकि मैं कोई आपको रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ कि चलो बाय कर लो, चलो सेल कर लो। ये आप मेरे मेरे तरफ से कभी भी होता नहीं है। क्योंकि एक सबकी अलग-अलग निजी राय होते हैं। तो आप अगर काम करना चाहते हैं, एक बार आपको फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ बातचीत करके ही काम करना। क्योंकि किसी का वीडियो देखकर आप बाय सेल कर रहे हैं, तो आप बुरी तरीके से फँस भी सकते हैं। तो हाँ, मेरे वीडियो देखकर आपको कुछ सीखने को मिलेगा, मेरे इतने साल के एक्सपीरियंस आपको मिलेगा, तो उसके लिए आप मेरे वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा और इस बातों में एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज़। सॉरी, अ, इस कंपनी का एक्चुअली नाम क्या है? कैम्स। तो कैम्स के बारे में बात करूँ तो कैम्स मुझे सबसे बेस्ट पॉइंट इसी लगता है, मतलब इसीलिए लगता है क्योंकि कंपनी का मोनोपोली बिजनेस एंजॉय करता है। 68 से लेकर 70% मार्केट शेयर वो भी इसी के पास है। वो भी किसके बेसिस में? म्यूचुअल फंड ट्रांसफर एजेंसी के माध्यम से। मतलब आप अगर
काम कर रहा है, तो आप स्टॉक मार्केट के ऊपर भी काम कर रहे हैं, शायद आपका म्यूचुअल फंड भी है। तो जो म्यूचुअल फंड है, तो उसके लिए ऑब्वियसली कोई ना कोई म्यूचुअल फंड आपने करके रखे हैं। तो उसकी जो ट्रांसफ़र एजेंसी है, मतलब जब भी आप म्यूचुअल फंड को बाय करेंगे, तो देखेंगे कैम्स के माध्यम से ही आपको सारे क्लियरेंस होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी कैम्स के माध्यम से क्लियर करते हैं, तो इसीलिए कैम्स 68% मार्केट शेयर लेके रखा है। तो मैं इसीलिए इस कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा बुलिश एंड बहुत ज़्यादा ट्रस्ट फील करता हूँ। बाकी इस कंपनी के ऊपर मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स को देखूँ, तो जब मुझे एक पैटर्न्स मिला था, तब मैंने आपके साथ शेयर भी किया था कि कंपनी के ऊपर लंबा जाने के हिसाब से शोल्डर, बिग हेड, उसके बाद शोल्डर बने और फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट होने के बाद कंपनी धीरे-धीरे करके टारगेट को अचीव किया। और मैं इंतज़ार भी कर रहा था कि इसका लाइफ टाइम जो हाई है, वो करीबन-करीबन 4037 के आसपास। तो 4037 के आसपास इसका लाइफ टाइम हाई है। उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, तो कंपनी इसके ऊपर कुछ इस तरीके से ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ। उसके बाद कंपनी धीरे-धीरे करके ऊपर जाने का कोशिश किया और मैंने आपको ये भी बताया कि कंपनी के ऊपर इस हाई लेवल में मैं कोई भी फ्रेश ट्रेड नहीं लेने वाला हूँ। मैं फ्रेश ट्रेड इसीलिए नहीं लेने लेने वाला हूँ क्योंकि कंपनी के ऊपर इस जगह पे कोई भी पैटर्न्स मुझे देखने को नहीं मिला। तो जब कोई कंपनी के ऊपर पैटर्न ना देखने को मिले, तो उस जगह पे काम करना थोड़ा-सा रिस्की हो सकता है। जैसे यहाँ पे देखिए 2 बाइंग कैंडल बने, इस अगर 2 बाइंग कैंडल को मैं मार्किंग करूँ, तो ऑलमोस्ट 16% का रेंज बने। अगर यहाँ पे ही अगर 30% का 20% के आसपास रेंज बन जाते, तो मैं ज़रूर ट्रेड ले लेता। तो यहाँ पे 20% तो रेंज बना नहीं, तो इसलिए मैं इस कंपनी को कंटिन्यू नहीं करूँगा। तो बेसिकली आपको हर जगह पे एंट्री नहीं लेना है, इस बात को याद रखना। हाँ, अभी इस कंपनी कौन-सा दिशा में जा सकता है उसके लिए बता दूँ, देखिए जब भी कंपनी इस लेवल को ब्रेक कर ऊपर गया और वो भी हाई वॉल्यूम के साथ यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, एक बार रिटेस्ट करने के लिए आए थे। मतलब कंपनी का चांसेस बहुत ज़्यादा है वो ऊपर जाने के लिए, क्योंकि वॉल्यूम भी थोड़ा-थोड़ा करके वीक हो रहा है। मतलब जो सेलर्स है, वो ज़्यादा वीक तो हो रहा है, मतलब वही बायर एक्टिव होने का चांसेस है। अगर इस टॉप लेवल को ब्रेकआउट करे, जो लेवल निकल कर है करीबन-करीबन 4700 के आसपास। तो 4700 लेवल को अगर ब्रेकआउट करे, तो एक बड़ा मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो उसके बाद अगर मुझे कुछ पैटर्न्स दिखे, अगर मुझे लगे कि हाँ, यहाँ पे एक रेंज पैटर्न क्लियर हुआ है, क्योंकि पहले एक रेजिस्टेंस बना है, उसके अकॉर्डिंग सपोर्ट भी बन चुके हैं। दूसरी बार अगर रेजिस्टेंस बने, उसके बाद एक सपोर्ट बने, अगर उसके बाद ब्रेकआउट हुआ, तो मैं ज़रूर यहाँ पे डिसीजन लेने वाला हूँ। तो मैं हमेशा कोई भी स्ट्रैटेजीज़ को फॉलो अप करके काम करता हूँ। अगर आप भी उस तरीके से स्ट्रैटेजीज़ को फॉलो अप करके काम करना चाहते हैं, तो एक बार डीपली रिसर्च करके ही काम करना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है सीडीएसएल। तो सीडीएसएल सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड, देखिए 2 ही डिपॉजिटरी सर्विसेज कंपनी है। एक है सीडीएसएल और दूसरा है एनएसडीएल। तो एनएसडीएल और सीडीएसएल के दोनों के अंतर क्या है? मैं आपको बता दूँ, दोनों में अंतर कुछ भी नहीं है। दोनों एक ही सेगमेंट के ऊपर काम करते हैं। मगर डिफरेंस यही है कि सीडीएसएल के पास सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर है। सबसे ज़्यादा कस्टमर सीडीएसएल के माध्यम से ही काम करते हैं। मान के चलिए आपका एक डीमैट अकाउंट है और आपने एबीसी कोई भी कंपनी को बाय किया और उसको होल्ड किया, तो वो किसके पास वो शेयर रहेगा? सीडीएसएल के पास, क्योंकि सीडीएसएल ही पूरा का पूरा सब्जेक्ट और आपके शेयर को हैंडल करते हैं। क्योंकि पहले क्या होता था, ब्रोकर के पास ही वो शेयर रहते थे और ब्रोकर ने बहुत ज़्यादा गलती किया। जैसे कार्बी जैसे कंपनी ने सारे इन्वेस्टर के पैसा डुबा दिया, क्योंकि इन्वेस्टर ने जो पैसा निवेश किया था, उस पैसे को वो प्लेज किया और उस पैसे से वो खुद ट्रेड किया और वो सारे पैसा उड़ा दिया। तो इसलिए सेबी ने रूल्स को चेंज किया और सारे शेयर जो है वो सीडीएसएल और एनएसडीएल के पास भेज दिया। तो मुझे लगता है कि अभी सेफ जोन में शेयर है। अभी कितना सेफ है वो तो जितना दिन कोई भी घोटाला सामने ना आए तब तक तो ठीक है। अगर आए फ्यूचर में तो अलग बात है, क्योंकि कार्बी के ऊपर भी बहुत ज़्यादा लोग ट्रस्ट करते हैं। कार्बी भी एक बहुत बड़ा कंपनी थे और कार्बी ने इतने बड़े फ्रॉड किया है, वो कोई सोचा भी नहीं था। क्योंकि कार्बी के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया और कार्बी को पूरा का पूरा बंद कर दिया गया। आज कार्बी को जगह सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा नहीं। तो मैं इतने सारे पॉइंट्स इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कोई भी कंपनी इसके ऊपर काम करने से पहले इस पॉइंट ऑफ व्यू को आपको ज़रूर फॉलो अप करना होगा। तो मैं सीडीएसएल के बारे में एक बातचीत में यहाँ पे बताना चाहूँगा। अगर इसको चार्ट को देखा जाए, तो मुझे वो रेंज मिल चुके हैं, जो मैं अभी आपको शेयर कर रहा था कि मुझे देखिए यहाँ पे स्ट्रांगली क्या मिला, एक रेजिस्टेंस और यहाँ पे क्या बना, एक स्ट्रांगली इस जगह पे सपोर्ट बने, तो यहाँ पे भी सपोर्ट बने, यहाँ पे भी क्या बना, रेजिस्टेंस बना। फाइनली ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद ऊपर गया, रिटेस्ट किया और ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। तो यहाँ से अगर मैं रेंज को मार्किंग करूँ तो किस तरीके से रेंज बनेगा? तो ओवरऑल अगर मैं इसको यहाँ पे इस ब्रेकआउट लेवल से अगर मार्किंग करूँ, तो स्टॉप लॉस अगर मैं इस नीचे लेवल तक रखूँ, तो ओवरऑल में 1-3% का टोटल टारगेट लेकर चलूँगा। 1-3% का टारगेट मतलब एक लंबा सा टारगेट होगा, जिस टारगेट को लेकर मैं कंटिन्यू करना चाहूँगा, जो ओवरऑल निकल कर है कुछ इस तरीके से लेवल तक। मतलब
करीबन-करीबन 1968 लेवल तक। तो 1968 लेवल तक अगर गए, तो 52% के आसपास टारगेट मिलने का चांसेस है और स्टॉप लॉस कितना होगा? मैं स्टॉप लॉस लेके चलूँगा करीबन 17% के आसपास। तो ये मेरे लिए एक रिस्की ट्रेड ज़रूर होगा क्योंकि कंपनीज़ के ऊपर जिस तरीके से ब्रेकआउट देखने को मिले, जिस तरीके से जर्नी होने के बाद फिर से करेक्शन हो रहा है, मुझे लगता है फिर से एक बार वो रिटेस्ट करेगा इसी लेवल को। मतलब जिस लेवल को वो ब्रेक करके ऊपर गया था, उसी लेवल को एक बार रिटेस्ट करने की कोशिश करेंगे। बाकी इस कंपनी का परफॉर्मेंस तो ठीक है, बेस्ट देखने को मिलेगा क्योंकि रेवेन्यूज़ में कोई भी चेंजेस नहीं है, कंटिन्यूअसली रेवेन्यूज़ बढ़ते चले गए, प्रॉफिट भी हाईएस्टली ग्रोथ हो रहा है। जब कोई कंपनी के ऊपर सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ स्ट्रांगली ग्रोथ हो रहा है, तो उस कंपनी के ऊपर एक ट्रस्ट बिल तो होना चाहिए। बाकी आपकी क्या व्यू है, आपकी क्या राय है, ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी है, उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है स्टोरेज टेक्नोलॉजीज़ ऑटोमोटिव लिमिटेड। इस कंपनी के ऊपर जल्द से जल्द बोनस एंड स्प्लिट का अपडेट आ सकते हैं क्योंकि इस तरीके से कुछ बातचीत न्यूज़ चैनल के माध्यम से देखने को मिला है। तो जब इस बोनस एंड स्प्लिट आएगा तो बोनस मिलेगा शायद 1:5 रेशियो का एंड स्प्लिट भी 1:5 रेशियो का मिलेगा। तो बोनस एंड स्प्लिट एक साथ कंपनी देने वाला है। तो जो लोग बोनस एंड स्प्लिट पाना चाहते हैं, एक बार डीपली रिसर्च करें और इस सारे कंपनीज़ के ऊपर एक बार आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ बातचीत करें, उसके बाद काम करें। मेरी तरफ से कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।